तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम तो आप सब जानते ही हैं। मेरा नाम है उत्साह और आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर। तो इसके लिए मेरे पास कमेंट सेक्शन में आया था कि ये भाई वीडियो डालनी है इस चैप्टर की। तो मैं आपको वैसे इसकी बेसिक्स मतलब बता दूं कि इस चैप्टर में है क्या। इसमें हम पढ़ेंगे एटम क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है, जैसे कि नेम हमें बता ही रहा है इस चैप्टर का कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो अगले वाला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। ठीक है। और तो उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, और क्या क्या मॉडल्स दिए थे पुराने साइंटिस्ट ने, तो वो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट अपने टॉपिक से ना भटकते हुए तो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा। ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो क्लास है वो हमारे पास है 9th। ठीक है। तो बेसिकली यार जब इसकी स्टार्टिंग होती है ना चैप्टर की, हम जल्दी जल्दी इसे कवर करेंगे ताकि ना जिस दिन पेपर उससे पहले अगर देख लेना तो समझ आ जाए एकदम। तो इसके अंदर बेसिकली जो फर्स्ट हमें पैराग्राफ दे रखा है उसके अंदर दो चीज़ें बहुत कॉमन है, दो फिलोसफीज। एक तो महर्षि कन्नड़ की फिलोसफी, और एक नाम ऐसा है जिसे सुन के, जिसे पढ़ के जी भी अकड़ जाती है यार, पकुदा कट्टियायामा। ये नाम है। मैं इसे बहुत बार नहीं बोला गया ये नाम, फिर प्रैक्टिस करके बोलने लगा मैं। ठीक है। तो ये दो थ्योरीज हैं इसमें। इन दोनों ने सेम ही बात कही, पर थोड़ी सी कन्नड़ फिलोसफी थोड़ी सी अलग है। क्या पता क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि व्हाट इज़ कन्नड़ फिलोसफी। तो ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वो फिलोसफी क्या थी। ठीक है, मैंने लिख दिया फिलोसफी क्या थी। तो कन्नड़ फिलोसफी के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। तो इसे लर्न कर लेना अच्छे से। अराउंड 500 BC महर्षि कन्नड़ पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गॉन डिवाइडिंग पदार्थ यानी कि मैटर, अ टाइम विल कम फर्दर विच मैटर विल बी अनडिविजिबल, वी विल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। तो यार इसने का मतलब यही था कि अगर हम मान लो किसी चीज़ को डिवाइड करते रहेंगे, मान लो मैं तुम्हें कागज़ दिया और कहा कि इसे फाड़ो फाड़ो, फाड़ते रहे तुम, तो एक टाइम आएगा ना तुम्हारे हाथ में दिखेगा ही नहीं कागज़ कहाँ गया, कि उसके इतने टुकड़े हो गए होंगे कि तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे, इतने छोटा हो गया होगा। तो इसने कहा जब इतने बार हम उसे छोटा करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो एक टाइम आएगा जब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, और सिर्फ इसने उन पार्टिकल्स को परमाणु नाम दे दिया, और आगे चल के डेल्टन जी जो आएंगे वो इसे एटम नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये जो कन्नड़ थे, महर्षि कन्नड़, ये एक्चुअली इंडियन थे। ठीक है। इंडियन फिलोसफर थे ये, इंडियन फिलोसफर। स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो भाई कोई बात नहीं, तुम लोग मत करना क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक हुई मेरी। तो ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पकूधा कट्यायामा। तो उन्होंने कहा, ही इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो उन्होंने बस ये कहा, इन्होंने उससे तोड़ा, उन्होंने कहा ये टूटे हुए पार्टिकल्स से कंबाइन करके मैटर बना देते हैं। इन्होंने मैटर को तोड़ के कहा कि ये परमाणु मतलब ये पार्टिकल्स बनाते हैं, और पार्टिकल्स मिलके मैटर बनाते हैं। सिंपल। ठीक है। तो अब अराउंड द सेम एरा, अगर तुम चाहो चलो मैं लिख देता हूँ उनके बारे में भी उन्होंने क्या बताया। लो भाई लिख दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ पकूधा कट्यायामा सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स है ना, ये जो थे परमाणु, जिन्होंने ये कन्नड़ जी ने कहा कि ये परमाणु है पार्टिकल्स जो डिवाइड नहीं हो पा रहे। और उन्होंने कहा ये जो पार्टिकल इन्होंने पकूदा कट्यायामा मैंने फिर कहा ये जो परमाणु हैं यही, ये वो पार्टिकल्स हैं जो एक साथ कंबाइन हो गए, ये कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, एडिटिव फॉर्म में नहीं रहते। ये जैसे कि मैं हूँ, तुम हो, ये चेयर है, कुछ भी ले लो, फ़ोन है जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ट्यूबलाइट है, ये सब मैटर है, ये सब पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि यार तुम बहुत अच्छे से इसे कंबाइन कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी होती है ना, सेल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही एटम भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। ठीक है। सिंपल, तुम ऐसे देख सकते हो।
ये तो बहुत ईजी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने बस ये कहा कि पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं नॉर्मली, ये मतलब टूटे फॉर्म में नहीं होते, नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो उसी समय में दो और साइंटिस्ट भी थे, बट वो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ये दोनों इंडियन थे, वो दोनों ग्रीक फिलोसफर्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी अभी मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है। अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, इन दोनों ने भी कुछ सजेस्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा इफ़ वी गॉन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन वी कांट बी एबल टू डिवाइड इट फर्दर मोर, ठीक है। हम जब मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, मतलब सेम ऐसी कन्नड़ फिलोसफी जैसी बात कह दी, तो ये आगे और डिवाइड नहीं हो पाएंगे। और डेमोक्रिटस ने बस, कन्नड़ जी ने कहा था कि ये परमाणु होते हैं पार्टिकल्स, उन्होंने उन पार्टिकल्स को एटम नाम दे दिया, बस यही था इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो सेम लिख देना, और ये लिख देना ही नेम्ड, क्या कहते हैं, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम्स। तो मैं चलो लिख देता हूँ, ठीक है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस दोनों ग्रीक फिलोसफर्स हैं, और नेम दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एट एटम। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि डेमोक्रिटस नेम दिस पार्टिकल्स, तो ठीक है, लो, डेमोक्रिटस नेम दिस पार्टिकल्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स एज एटम, ठीक है। वो कन्नड़ जी ने कहा परमाणु और इन्होंने कहा एटम। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी इस चैप्टर की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब आ रही है सीरियसनेस इस चैप्टर में, अब असल में इस चैप्टर का पहला पड़ाव स्टार्ट होने वाला है। तो ये इन्होंने कहा एटम होते हैं पार्टिकल्स। अब 18th सेंचुरी तक इन्होंने तो सब कुछ ऐसे ही बोल दिया था, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो था नहीं, इनको सपने में आया होगा ये एटम कहते हैं, बस इन्होंने बता दिया आके भाई एटम कहते हैं इन पार्टिकल्स को। तो इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नहीं इनके पास, बस ऐसे ही कहा था इन्होंने। तो इसीलिए तुम्हें तो पता ही है साइंस किस पे बिलीव करती है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे करती है बिलीव, तो इनकी सारी बातों को साइड में रख दिया गया। तो ये एक हिस्ट्री बन गई, और 18th सेंचुरी तक कोई बात नहीं हुई। फिर एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के आखिरी तक, एंड में साइंटिस्ट को पता चल गया था, उनको डिफरेंस पता चल गया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। तो वो बहुत ज़्यादा पागल से हो गए, भाई जानना है और क्या चीज़ है ये एलिमेंट्स, और ये कैसे बने हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट आए एंटोइन लेवोइजर, उन्होंने केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। तो अब हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कवर हो गए। तो दो लॉज हैं इसके, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। एक तो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये है जो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ है, ये दिया है एंटोइन लेवोइजर ने, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये दिया है जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो ये एक मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने दिया, तो लिखाना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो भाइयों इसका मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, इसे पढ़ने के बाद अपना सिर मत खुजाने लग जाना, ठीक है यार। अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो कोई नहीं, मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसकी बात तो तुम समझ ही जाओगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट मतलब कि जो हमारे पास प्रोसेस होके निकला है, ठीक है। जब भी हम रिएक्टेंट वो चीज़ होती हैं जो हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम उन्हें रिएक्ट करवाते हैं किसी सब्सटेंसेस को, और जब उनका रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो हमें मिलते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कहा हमारे एंटोइन लेवोइजर जी ने। तो मैं अब आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक रिएक्शन लिखी है मैंने, H2SO4 प्लस Zn गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को तो भाई समझ आ गई होगी रिएक्शन क्या है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमने 8th क्लास में पढ़ी थी ना मेटल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। जो Zn होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है H2 से, मतलब H हाइड्रोजन से।
तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो हमें वो नहीं पढ़ना, अभी हमें कुछ और पढ़ना है। तो एग्जांपल ये है कि H2SO4 हमने लिया 8 ग्राम और Zn लिया है 3 ग्राम। अगर हमारा मतलब प्रोडक्ट तो यही बनेगा। अगर ZnSO4 9 ग्राम है तो बताओ H2 कितना होगा। H2 होगा 2 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे किया मैंने इसी प्रिंसिपल पे किया कि मास ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, तुम्हें कह देंगे कि एक इक्वेशन लिख देंगे, उसमें सब कुछ दे दिया होगा कि इतना ग्राम हुआ, इतना ग्राम निकला, और फिर कहेंगे दिस इक्वेशन फॉलोज विच प्रिंसिपल ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, विच लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो तुम्हें बस ये लिख देना है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम अगर कहें कि वेरीफाई दिस, कि ये इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कह रहा है, तो जैसे मर्जी क्वेश्चन है तुम्हें करना है। मान लो मैं इसी में क्वेश्चन बना दूँ कि वेरीफाई दिस, कि दिस इक्वेशन फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो तुम्हें करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू LA लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। वो तो तुम पूरा ही लिख देना, चलो लिख देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये थोड़ा गलती होगी, सॉरी। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट क्या था, 8 ग्राम था हमारे पास H2SO4, Zn था 3 ग्राम, ZnSO4 क्या है 9 ग्राम, और H2 क्या है हमारे पास 2 ग्राम। तो ये कितना हुआ हमारे पास 11, और ये कितना हुआ, ये भी 11। हेंस इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ अब। तो क्वेश्चन ये है कि 2HCl प्लस Mg गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। तो कहा है हमें कि HCl दे रखे हैं हमें 20 ग्राम, Mg दे रखे हैं हमें 4 ग्राम, MgCl2 दे रखे हैं 18.2 ग्राम। तो बताओ H2 कितना होगा। तो ठीक है, तुम इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, करके देखो जल्दी से, स्पीड में करो, तब तक मैं भी इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। तो चलिए करते हैं, और मुझे लगता है तो भाई तुम्हारा सवाल बिल्कुल, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर 5.8 ही है। तो कैसे करेंगे, वही लाइन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, 20 ग्राम प्लस 4 ग्राम इक्वल टू 18.2 प्लस x मान लेते हैं, ठीक है, इसे x ग्राम मान लेते हैं। तो x कितना होएगा, 24 माइनस 18.2, और ये कितना हो जाएगा 5.8 ग्राम। तो मतलब H2 जो था ये 5.8 ग्राम था, हमारा आंसर हो गया। तो अगली थ्योरी है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो इस ये कहता है इन द केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि एग्जांपल लो यार, कि NH3 या CO2 या H2O, इन सब में से कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो तुम। मान लो चलो मैं H2O को उठाऊँ, तो H2O का ना हमेशा ये जो कॉम्पोजिशन होएगा ये फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे तुम कहीं पे भी जाओ वो इतने से रिएक्ट करेगा। जैसे कि यार कि मैं तुम्हें क्या हूँ कि H2O का जैसे टोटल मास ये ना तुम्हें एटॉमिक मासेस बाद में पढ़ाएंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। जो हाइड्रोजन का मास होता है ना वो 1 लेते हैं हम अप्रोक्स, और जो O होता है उसका 16 लेते हैं, 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 + 16 है, मतलब टोटल कितने हैं 18 ग्राम होता है इसका ग्राम एटॉमिक वेट। ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे तुम सब लोग, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें अभी बता दिया, तो इस पर ज़्यादा गौर मत दो। मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊँ ना सीधा, तो अगर तुम इनका देखोगे, मैं जैसे तुम्हें बताया कि H का मास जो होता है वो 1 होता है, 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, और O का होता है 16।
तो अगर हम लेंगे ना इनको, H का मास होता है 1, O का होता है 16, H के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 2 × 1 रेशियो 16, तो कितना हो जाएगा 2/16, 1/8। तो ये हमेशा 1/8 में ही ये हमेशा फिक्स मतलब वो रहेंगे। मान लो आपको दे रखा है 18 ग्राम दे रखा है H2O का मिक्सचर, तो उसके अंदर ना भाई 16 ग्राम तो ऑक्सीजन होएगा और जो 2 ग्राम होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे। मान लो अगर आपको दे रखे हैं 16 ग्राम O दे रखा है और साथ में दे रखे हैं आपको 4 ग्राम H, 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। तो ये हमेशा 18 ग्राम ही बनाएगा, 2 ग्राम रेसिड्यू ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं 1/8 के, इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे 18 उसमें ही। अगर आपको 32 दे देना और फिर 4 दे दे आपको 4 हाइड्रोजन, तो ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 32 नहीं, ये थोड़े से मैंने गलती कर दी, हाँ नहीं ठीक है 32 ग्राम दे दे ये ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन दे दें, तो ये 36 ग्राम बना देगा हमारे पास H2O, ठीक है। तो जैसे कि हम NH3 ले तो ना N का वेट होता है, जैसे ये होता है 14 ग्राम एटॉमिक मास होता है इसका, और जो वो होता है हाइड्रोजन का वो तो मैं तुम्हें बताइए 1 होता है। तो ना यहाँ पे जो NH3 होता है कंपाउंड, वो क्या होता है NH3 होता है ये मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, नाइट्रोजन 1 है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें 14/3 × 1, 14/3, तो ये 14/3 इसी फिक्स्ड में करेंगे। मान लो आपको 17 ग्राम NH3 दे रखा है, तो उसके अंदर ना 14 ग्राम N होगा और बाकी 3 ग्राम H होगा। और वही अगर हम ले लें कि 14 ग्राम N ले लिया हमने और 6 ग्राम H ले लिया, तो ना हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी, 17 ग्राम NH3 तो बनेगा, बट साथ में हमारे पास 3 ग्राम H मतलब ऐसे ही रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं रिएक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे ही फालतू में बच जाएगा। अगर हम इसी की जगह हम ले लें 34 और +6 करें, तो हमारा कुछ काम बन सकता है, ठीक है। 34 नहीं सॉरी 28 ग्राम हम ले वो NH3 नाइट्रोजन, 28 ग्राम हम ले अगर नाइट्रोजन और 6 ग्राम ले H2 नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बन सकता है भाई 34 ग्राम NH3, ठीक है। अगर मैं इससे मान लो 6 ग्राम की जगह 8 ग्राम ले लूँ ना H, तो 2 ग्राम हमारा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में रिएक्ट होता है, ठीक है। और मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ CO2 का, CO2। तो C का वेट होता है हमारे पास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम, 12/32 कि कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 4 8 4 3 3/8, ठीक है। ये हमेशा 3/8 में ही होते हैं। तो कुछों के लर्न कर लो, जैसे कि NH3 का कर लो, CO2 का कर लो और H2O का कर लो। इनका जो होता है हमारे पास 14/14/3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास होता है 3/8, H2O का होता है हमारे पास ये 1/8, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में ही ये सब रिएक्ट करते हैं। तो CO2 का भी वही होएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो मैं 11 ग्राम ले रहा हूँ ना, 11 ग्राम CO2 ले रहा हूँ, तो मेरे पास उनमें ना 3 ग्राम ही होएगा C, और 8 जो बाकी का 8 ग्राम होगा वो मेरे पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होएगा। मान लो अगर मैं 3 की जगह 4 ग्राम ले लूँ ना CO2, मतलब CO2 C कार्बन ले लूँ अगर मैं 4 ग्राम और ऑक्सीजन ले लूँ मैं 8 ग्राम, तो मेरा रिएक्शन होगी वो 11 ग्राम तो मेरे पास बनेगा CO2 और 1 ग्राम मेरे पास रह जाएगा कार्बन, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या सिंबल बनाया मैंने, H2O, ये O क्या है, N क्या है, ये सब भी आप आगे पढ़ोगे, बट ये हमने बेसिक्स हैं, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, 6-7 क्लास में देखा हुआ है। तो अगली क्लास में मतलब अगले जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 4, उसमें बहुत कुछ दे रखा है। उसमें हमारे पास एक टेबल है, उसमें हमें 18 तक दे रखा है, 18 एटॉमिक नंबर तक दे रखी है पूरी टेबल। तो कोई नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कन्नड़ फिलोसफी के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ पकूदा कटयायामा, डेमोक्रेटिज्म ल्यूसिपस वाली थ्योरी,
और फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने भाई बहन को भी शेयर कर देना। और जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन अच्छा जाए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।